नमस्कार। कनाडा भले ही ये आरोप लगाता हो कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या है वो भारत ने करवाई है, लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। अब ये पता चल रहा है, कहीं से पता चला है कि दरअसल निज्जर की हत्या में आईएसआई शामिल थी। आईएसआई के दो एजेंट जो कि कनाडा में हैं, एक राहत राव और एक तारिक कियानी, इन दोनों ने मिलकर निज्जर की हत्या की क्योंकि मामला ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ये सभी ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे, चाहे निज्जर हो चाहे ये लोग हों। तो उस पर कब्जा करने के लिए, ताकि इनके कंट्रोल में आ जाए, यानी आईएसआई के कंट्रोल में आ जाए ये ड्रग्स का कारोबार, इसलिए निज्जर को रास्ते से हटाया गया। अब कनाडा पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, जो मैंने आपको इंट्रो में बात कही है कि दरअसल इस हत्याकांड के पीछे ये एंगल तो किसी ने सोचा ही नहीं था, और ये अब जांच भी शुरू हो चुकी है। ये दोनों आईएसआई के एजेंट इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। आपके पास सर क्या इंफॉर्मेशन है? आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। इसी एंगल पे हमारे रॉ और हमारी दूसरी एजेंसीज काम कर रही थी। जी। और ये भी पता चला जी। कि जो आरसीएमपी है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और आईएसआई के बड़े क्लोज लिंक है, मिलके काम करते हैं। इंडिया के जो इनके हाई कमीशन थी कनाडा की, वहां पे 30 से ज्यादा इनके एजेंट थे जो पोस्टेड थे। जब यहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो जब उन्होंने हमारे कुछ लोगों को टारगेट किया तो हमने इनसे कहा भी आप अपने लोगों को निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेसिस में बैलेंस रहता है, किसी भी मिशन के अंदर बैलेंस हो, लेकिन हमने इनको ज्यादा प्रिविलेज दे रखी थी और यहाँ से खालिस्तानी वो काम करते थे। और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे ट्रूडो आए थे G20 की मीटिंग अटेंड करने सितंबर 2023 में, तो उन्होंने स्पेशली जो उनको रूम अलॉट था वहां पे रहने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनको डर था कि शायद इस पे कुछ इंडिया ने कुछ इनके खिलाफ वहां पे मतलब इनके जो वहां पे रहेंगे तो उनकी जो बात सुनेंगे, यानी कि कुछ इक्विपमेंट प्लान करके रखे हैं और वहां पे डिस्प्यूट भी रहा काफी देर में। लेकिन ऐसे काम कोई दूसरी कंट्री नहीं करता, इंडिया तो ऐसे काम नहीं करता। लेकिन उसके बाद बड़ी मुश्किल से इनको कोई दूसरा रूम अलॉट कर दिया गया। वो छोटा रूम था, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पे इसलिए रहना चाहते थे कि इनकी बातें सुनी जा सकती हैं। इसका मतलब है इनकी टेंशन गलत थी। और आपने जैसे नाम दिया दो लोगों का, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मैंने भी कंफर्म किया अपनी एजेंसी से कि कयानी और राहत राव। लेकिन जब राहत राव का नाम सामने आया तो राहत राव का मर्डर कर दिया गया। ये भी आपको बड़ी जान करके हैरानी होगी, राहत राव का मर्डर कर दिया जो पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट था। देखिए, कनाडा का क्या एटीट्यूड है, कनाडा जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई को वालों को फ्री ले वहां पे वीजा देता है, वहां पे रहने की परमिशन देता है ताकि वो रहें। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो उसका शुरू से इंटेंशन रही है इंडिया को टारगेट करने की। इंडिया से भी जितने लोग कन्विक्टेड होते हैं उनको फटाफट वीजा दे देता है, अपनी कंट्री बुला लेता है, फिर उनको वहां पे रहने की जगह दे देता है। तो ये उनकी पॉलिसी रही है। आज से इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे, ये 1984 या उससे पहले भी टारगेट कर रहे हैं इंडिया को। इंदिरा गांधी के टाइम से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज इनकी एक्टिविटी काफी खुल के आ गई, क्योंकि आज हम भी मजबूत हो गए। हम इनको टारगेट भी कर सकते हैं, हम पूछताछ भी कर सकते हैं। देखिए, करीमा बलोच नाम की लेडी थी जो बलूचिस्तान से आई थी, ह्यूमन राइट्स का केस लड़ती थी, पाकिस्तान से भाग के आई, उसको असाइलम दे दिया गया। लेकिन 2 साल पहले की बात है, उसका मर्डर कर दिया गया और वो एक बीच पे एक लेक के ऊपर तैरती पाई गई। जब लोगों ने सुबह सुबह देखा कि ये लड़की की बॉडी है या लेडी की बॉडी है, तो निकाला उसको। और जब कनाडा पुलिस से बात की तो उन्होंने तो कह दिया इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। मतलब इनकी तो पहले आपस में साठ गांठ थी पाकिस्तान की आईसीस के साथ। लेकिन ये वही काम करते हैं, और वही काम है जो पाकिस्तान करता था वही कनाडा कर रहा है। जब हेनरी क्लिंटन पाकिस्तान पे गई थी तो उससे पाकिस्तान से कहा था कि अपने सांप पालोगे तो अपने बैकयार्ड पे तो आपको भी काटेंगे। और यही काम इस टाइम पे कनाडा में होने लग रहा है। वहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती है वर्ल्ड के अंदर, और वो गाड़ियां वहां से चोरी होकर के दूसरी कंट्री स्पेशली गल्फ के अंदर पोस्ट कर दी जाती है, वहां सेल कर दी जाती है। और इसी तरीके से वहां पे क्राइम का रेट भी बहुत ज्यादा है। वहां पे बार बार वहां पे एक 400 मिलियन का ड्रग पकड़ा गया, जिसके अंदर कुछ सिख इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान की ऐसे इन्वॉल्व थी। तो उस पे भी उससे भी जो आपका कनाडा काफी परेशान हो गया। फिर एक निज्जर का एक दोस्त था, उसका एडी था हरदीप दल्ला। हाँ। उसको कनाडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये बात है अक्टूबर 27 से 28 की, जब वहां पे आपस में गोलीबारी चली, शूट आउट हुआ, और दल्ला वहां पे प्रेजेंट था।
तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इनकी मजबूरी भी थी। और उससे पहले एक और एडी था निज्जर का, उसको भी पकड़ लिया था। वो भी कुछ इल्लीगल काम करता था, यानी कि ड्रग का काम। देखिए बेसिकली जितने भी आपके खलिस्तानी है ड्रग का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, कनाडा इसको कैश करता है, एनकैश करता है इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को परेशान करने के लिए। लेकिन अब इंडिया इनके सामने बोल्डली खड़ा हो गया। अब देखिए कैसे कोई काम कर सकता है, कैसे एक कंट्री है, कैसी देश है। ट्रूडो की गवर्नमेंट, ट्रूडो ने पहले पार्लियामेंट के अंदर आकर के स्पीच की, अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और निज्जर के ऊपर इंडिया को ब्लेम किया। उनके पास कोई सबूत नहीं आज तक, फिर भी किया। जब इंडिया में G20 समिट में आए तब भी उन्होंने इसी इशू पे बात की कि इंडिया के इन्वॉल्वमेंट है निज्जर के मर्डर पे। तो पीएम मोदी ने उनको कह दिया कि आप ढंग की बात करो, ये कोई बात करने का तरीका है क्या आपका? ये G20 की समिट हो रही है, यहाँ पे उसकी बात करो। निज्जर की बात आपको लगती है हम बाद में भी कर लेंगे। फिर जब ये इंडिया के अंदर 2018 में विजिट किए थे, तब ये खालिस्तानी कुछ इंडिया के अंदर जो कन्विक्टेड थे उनको अपने डिनर बुला लिया। तो पीएम मोदी ने इनको उस डिनर में नहीं गए। फिर जब इंडिया में ये घूम रहे थे तो पीएम मोदी ने इनसे मिलने से मना कर दिया। जब ये यूपी में गए ताजमहल देखने, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर वो भी इनसे मिलने नहीं गए। जब गुजरात में गए तब भी वहां के चीफ मिनिस्टर मिलने नहीं गए इनको। और एक कंडीशन रखी थी इनको, क्या आप इंडिया के अंदर आ रहे तो पंजाब के सीएम से मिलो, तभी आपको यहाँ पे आने की बात होगी, तभी हम इसको फाइनलाइज करेंगे। तो ये उस टाइम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे। तो तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको बहुत बड़ी लिस्ट थी खालिस्तानियों की जो कनाडा के अंदर बैठे हैं। तो ये तो कनाडा के अंदर शुरू से काम चल रहा है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तो ट्रूडो फंस चुके हैं और एक आईएसए का भी नाम सामने आ गया। आप देखिए किसी कंट्री में ऐसा होता है कि आप उसके एनएसए के ऊपर चाय लगा दो, उसके होम मिनिस्टर के ऊपर चाय लगा दो कि इनके इन्वॉल्वमेंट है मर्डर के अंदर, हरदीप सिंह निज्जर के। जबकि ना तो आपके पास प्रूफ है, आपके पास ना कोई एविडेंस है, ना आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन आप चाय लगा देते हैं। क्या इस तरीके से कंट्रियां चलती हैं? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको आप चला रहे हो? लेकिन दूसरी बात है कि इस टाइम पे ट्रूडो परेशान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको पूरी सपोर्ट मिल रही थी कमला हैरिस से या जो बाइडेन की गवर्नमेंट से, और साथ में पीछे ओबामा बैठे थे जो पूरी गवर्नमेंट को चला रहे थे जो बाइडेन के टाइम में। सत्यानाश तो उन्होंने सारा किया। और साथ में 5 आई के नाम ले दिया कि 5 आई इसके अंदर इन्वॉल्व थी। 5 आई के अंदर आते हैं कनाडा, आपका यूएस, साथ में यूके, ऑस्ट्रेलिया, और साथ में आता है आपके न्यूजीलैंड, उनका नाम ले दिया। लेकिन अब जब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई यूएस के अंदर, ट्रंप आ गए, तो इनकी हवा निकली हुई है। हवा इसलिए भी निकली है कि एक तो कनाडा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। यूएस ने अपने वहां पे जो लोग इलीगल लोग बैठे थे उसको निकालना शुरू कर दिया। पहले ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि कोई लीगल को हम रहने नहीं देंगे यहाँ पे। तो अब इनको डर है कि वहां से और लोग आ जाएंगे, और ट्रंप ने भी इनको वार्निंग दे दी है। जब 2020 की G7 की मीटिंग हुई थी, तो ट्रंप ने उस टाइम पे इनको गालियां दी थी, एक तरीके से लिटरली गालियां दी थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, जस्टिन ट्रूडो को। और वहां पे कोई जो एग्रीमेंट था, यानी कि जो स्टेटमेंट इशू हो रही थी, वो भी इशू नहीं हुई। तो ट्रंप इनको हेट करते हैं। इवन एलन मस्क जो एक्स के इंचार्ज हैं, जो एक्स को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने भी कह दिया ट्रूडो की गवर्नमेंट अगले साल तक गिर जाएगी, जो क्योंकि अगले साल यहाँ पे इलेक्शन होने वाले। तो अब जो निज्जर का मामला है, मुझे लगता है कि आप 2 महीने के बाद ये मामला रहेगा नहीं, बल्कि ट्रूडो पूरे तरीके से फंस चुके हैं और उनको वहां से पावर से बाहर आना पड़ेगा, आज ही तो कल। और वैसे भी उनके अपोजिशन के लीडरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के लीडरों ने इनके खिलाफ शोर मचाना शुरू कर दिया। और हम जब जगदीप सिंह की बात करते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जगदीप सिंह के निज्जर से लिंक थे, दोनों के लिंक थे। और जगदीप सिंह जो एनडीपी के लीडर हैं, खालिस्तानियों को लीड करते हैं, उनको निज्जर पैसे देते थे, फंडिंग करते थे। और जब पावर में आए जगमीत सिंह, तो उन्होंने निज्जर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और साथ में जो पैसा इकट्ठा होता था गुरुद्वारा से, वो देना शुरू कर दिया ट्रूडो को, और इसलिए ट्रूडो इनको भी सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को। लेकिन आप अगर बात करते हैं, आज की बात नहीं कीजिए, आप 1985 की बात कीजिए, जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, जब आपका प्लेन एक हाईजैक करके उस प्लेन के अंदर बम रख दिया गया था। हाँ। जून 1985 की बात है, 161 लोग मर गए थे। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी थी इंडिया ने, और इंडिया ने कहा हमने इनको इंफॉर्मेशन दे दिया है, या सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उस प्लेन को के अंदर एक अटैचिंग केस भिजवा दिया जो खालिस्तानी ने रखा था, जबकि आदमी उस पर चढ़ा नहीं, उसका सामान चला गया और उसी के अंदर बम रखा था। तो जो सारा का सारा शुरू से काम चल रहा है, आज से नहीं, 1984 1985 से सारा का सारा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कनाडा की गवर्नमेंट के। उस टाइम पे ट्रूडो के फादर थे पावर में, वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए यूएस और कनाडा को बहुत सब परेशानी थी इंडिया से,
क्योंकि कनाडा की अपनी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो 71 के अंदर वार लड़ा था जिससे पाकिस्तान को हराया था, उसमें हमने पाकिस्तान को नहीं हराया, हमने यूएस की सीआईए को हराया था। और उस टाइम पे वहां पे डेमोक्रेट बैठे थे पावर के अंदर, तो तब से वो इंडिया से हेट करते हैं या इंदिरा गांधी से हेट करते हैं। और इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी लगाई थी इसलिए लगाई कि इन्होंने इंडिया के अंदर फंड करके डेमोन्स्ट्रेशन करानी शुरू कर दी थी। तो आज भी वही सिचुएशन चल रही है, मोदी को हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, और वो गिराना चाहते थे जो बाइडेन की गवर्नमेंट। लेकिन अब जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो मुझे लगता है सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। सूद साहब, एक बात लोग पूछ रहे हैं वो ये कि अब जब अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं और वो 10 तारीख को अब शपथ भी ले लेंगे और उसके बाद वो पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे, तो ट्रंप के आने के बाद जो ये खालिस्तानी तत्व हैं जो कनाडा में है या अमेरिका में खासकर पन्नू भी घूमता रहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या जैसे खालिस्तानी अभी बिल्कुल एक तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, अभी तक कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी बक रहे थे, हम प्लेन उड़ा देंगे, हम भारत का एयर इंडिया का विमान उड़ा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो, तो अब क्या इस पर कोई लगाम कसेगी? बिल्कुल कुछ कसेगी, असर पड़ेगा? जी। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। वैसे भी उनका मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, हिंदुओं को सपोर्ट करूंगा, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं और कर्नाटक में क्या हो रहा है, खालिस्तानी बंदरों पे अटैक कर रहे हैं। तो ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे भी। और वैसे भी इनको कोई प्यार तो है नहीं खालिस्तानियों से। और देखिए दूसरी तरफ अगर हमास की बात करें, वहां भी इनकी स्टेटमेंट आ गई है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट दे दिए कि हमास को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो टेररिस्ट है। फिर किसने कहा जी आप यहाँ पे इतने लोग मर गए, कहते हैं इसके सब जिम्मेवार हमास के लोग। तो अब जो वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, चाहे खालिस्तानी हो चाहे कोई भी हो। और आप सोचिए कि आखिरी सांसें ले रहे हैं, चाहे खालिस्तानी हो चाहे बाकी मिलिटेंट ग्रुप हो जो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, और ट्रूडो के विद्या आने वाले, जैसे एलन मस्क ने कहा कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें ट्रूडो निकल जाएंगे, पावर से हट जाएंगे। तो ये बातें जो है लोगों के जो दिमाग में सारे डाउट है, मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इनका सत्यानाश होने वाला है, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हो, चाहे ट्रूडो हो, चाहे कोई और हो, चाहे पन्नू हो चाहे कुछ हो। ये इनके दिन थोड़े से बचे हैं, आखिरी सांस चल रही है, उसमें जितना बोलना बोल लें। जनवरी 20 को शायद यहाँ पे शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने पहले ही अपने डायरेक्टिव देने शुरू कर दिए सबको, सीआईए का चीफ अपॉइंट कर दिए, एनएसए अपॉइंट कर दिए, फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, साथ में डिफेंस सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया। और सारे के सारे जो लोग हैं वो इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं। एलन मस्क को भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है। साथ में जो रामास्वामी है, जो इंडियन ओरिजिन के थे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट भी कर रहे थे या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उनको भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है इनकी कैबिनेट के अंदर। तो ये जो इंडिया की मुश्किलें थी कम होंगी, कम क्या खत्म हो जाएंगी, मैं तब ये सोचता हूँ। जी सर। और ये सर, ये तो जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दे दिया है कतर को, क्योंकि कतर में हमास का अपना हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने कहा है कि हमास के जो अड्डे हैं वो खत्म किए जाएं। आने के बाद ही उन्होंने कह दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि उस दिशा में भी कुछ प्रोग्रेस होगी, क्योंकि ट्रंप जब पिछली बार थे तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया था और वो नहीं चाहते। जी जी सर। फिर ट्रंप ने तो बहुत से काम कराए थे, अब्राहम अकॉर्ड कराया था जिसके अंदर सऊदी और पहले तो यूएई और इजराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे, बहरीन के साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश करते थे, फिर सऊदी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात थी। लेकिन जब वहां पे गड़बड़ होनी शुरू हो गई, यानी कि हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए। फिर उन्होंने एक लिंक बना के रखा था, ट्रेड का लिंक, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल से हंगरी, हंगरी से यूरोप। ये लिंक बन रहा था ताकि इंडिया से ट्रेड बढ़ सके। और उनका पर्पस था चाइना को काउंटर करना, कि जो चाइना के बढ़ता हुआ इम्पैक्ट था गल्फ के अंदर वो खत्म किया जा सके। और उनकी पॉलिसी भी एंटी चाइना तो है, इंडिया को प्यार करते हैं, चाइना को हेट करते हैं। अगर आप चाइना को हेट करोगे तो इंडिया से आपको रिलेशन तो बनेगी, और इसी पे काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के आने के बाद न सिर्फ मिडिल ईस्ट में शांति होगी, यूक्रेन रशिया वार भी थमेगा, और साथ ही साथ जो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ जो है, जो हमको सीधे परेशान कर रही है, खालिस्तानियों की जो समस्या है, चाहे वो कनाडा में हो या अमेरिका में, उस पर भी लगाम लगेगी। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया।